चलिए एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम जिला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को सुमित सर ने बताया होगा कि आप लोगों की सीडीपी की क्लास चलेगी, तो आज से हम सीडीपी शुरुआत करेंगे। और जैसा कि विगत अभी, या मैं ऐसे कहूँ कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट आ चुका है चुनाव का। और चुनाव का रिज़ल्ट आने के बाद ये उम्मीद थी कि बहुत जल्द वैकेंसी आ सकती है। तो अब वैकेंसी आने वाली है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। हम बात करते हैं सुपर टेट के सिलेबस के अनुसार पढ़ने का। और यदि आप लोगों को पढ़ाने के बाद ये क्लास समझ में आती है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट लिखोगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आगे की क्लास कंटिन्यू रखूँगा। आइए मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो आपके सुपर टेट के पेपर में आना ही आना है। जैसे सुपर टेट में आप सभी लोगों का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है, लेकिन इन 150 नंबर में आप सीडीपी को 3 पोर्शन में पढ़ते हो। कैसे 3 पोर्शन में पढ़ते हो, देखना जरा बेटा। सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो बाल विकास का होता है, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है शिक्षण कौशल का पार्ट होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, शिक्षण कौशल का पार्ट होता है। ये भी आपके 10 नंबर का पार्ट आता है। अर्थात कहने का मतलब है इसी शिक्षण को कहते हैं टीचिंग और कौशल को कहते हैं स्किल, अर्थात टीचिंग स्किल है। इसके अलावा जीवन कौशल के बारे में पूछा जाता है। ये 3 तरह से, जीवन कौशल का मतलब है लाइफ स्किल, ये 3 चीज़ें 10-10 नंबरों में पढ़ी जाती हैं। कितने कितने नंबरों में, 10-10 नंबरों में पढ़ी जाती हैं। और 150 नंबर में 30 नंबर ये अहम भूमिका निभाता है। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए आगे आइए, हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सिलेबस क्या है, कैसे क्या है, ये सब आप लोगों को आपके इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आइए सीधे हम बात करते हैं टॉपिक की और शुरुआत करते हैं बाल विकास की। क्लियर। चलिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, बाल विकास की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे बाल विकास में एक छोटे से टॉपिक से, जहाँ से बाल विकास विषय की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था बेटा मनोविज्ञान। क्या नाम था, मनोविज्ञान, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। अब मनोविज्ञान से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो ये बाल विकास सब्जेक्ट आया, ये बाल विकास जो आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कहाँ से आया, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से चीज़ें जोड़कर हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग जब मनोविज्ञान की बात करता है तो सबसे पहले मनोविज्ञान से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ये जानना आवश्यक होता है। जैसे आपसे पहला ही प्रश्न पेपर में अगर पूछ ले, वैसे बहुत ही लो लेवल का प्रश्न है, लेकिन पूछने को तो पेपर कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पहला ही प्रश्न ये पूछ ले कि मनोविज्ञान किस विषय से लिया गया है, तो आप सब के सब आंसर दोगे दर्शन शास्त्र विषय से लिया गया है, जिसको बोलते हैं फिलॉसफी। क्लियर। अर्थात मनोविज्ञान कहाँ से लिया गया बेटा, दर्शन शास्त्र से लिया गया है। और इसी दर्शन शास्त्र के बहुत सारे दार्शनिक थे, जैसे अरस्तु महोदय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने प्लेटो महोदय के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुकरात जी के बारे में पढ़ा होगा ना। और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जैसे रूसो महोदय के बारे में पढ़ा होगा। इन सभी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे सुकरात महोदय से पूछा गया। आप लोगों से अगर विभिन्न प्रकार के प्रश्न शिक्षण विधियों से पूछे जाएंगे तो आप सुकरात महोदय को भी आंसर दे सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तुरंत आंसर क्या देते हो, सुकरात महोदय। अर्थात यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, इन प्रश्नों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या इन नामों से कुछ इंपॉर्टेंस मनोविज्ञान का होता है, तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, दर्शन शास्त्र से जब मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई, उसमें इन जो दर्शन शास्त्र के लोग थे या जो दार्शनिक थे, इनका बड़ा सहयोग था। कैसा सहयोग था, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। अरस्तु महोदय को, किसको बेटा, अरस्तु महोदय को मनोविज्ञान विषय का जनक कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोगों को ये याद होता है कि मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है। अक्सर बच्चे कह जाते हैं सर मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। ऐसा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डीएलएड के दौरान या कहीं ना कहीं आप लोगों ने बीएड के दौरान जो पढ़ाई शुरुआत की थी आप लोगों ने, वो आप लोगों ने 19वीं शताब्दी से उसकी शुरुआत की थी। अगर आप लोगों को याद होगा
और जब आप लोगों ने 19वीं शताब्दी से शुरुआत की उस किताब से, जिस किताब में बीएड या डीएलएड में पढ़ाया जाता था, वहाँ पर 19वीं शताब्दी से उसकी शुरुआत करते थे। और 19वीं शताब्दी में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो थे वो विलियम जेम्स महोदय को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले करेक्शन क्या करना है, यहीं से करेक्शन करना है कि मनोविज्ञान विषय के जो जनक हैं या मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु महोदय हैं। और इन्होंने बेटा 16वीं शताब्दी में एक परिभाषा दी जिसका नाम था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्लियर इतनी बात, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। क्लियर बेटा। अब हम दूसरी बात बताते हैं। जब 16वीं शताब्दी की बात हो जाती है उसके बाद हम लोग 17वीं शताब्दी की तरफ चलते हैं तो एक नाम आता है पंपोनाजी महोदय का। किसका नाम आता है, पंपोनाजी महोदय का। इन्होंने बेटा 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की एक परिभाषा दी जिसे कहते हैं मनोविज्ञान जो है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये बताना मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि इन परिभाषाओं से एक प्रश्न ऐसा बनता है जो यूपी टेट में पूछा गया, DSSB में पूछा गया और सुपर टेट की 2 परीक्षाएं हुई हैं, 2018 में हुई, 2019 में हुई। और यहाँ पर वो प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन सुपर टेट की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लगातार क्लास में लाइव बने रहिएगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि पहला ही प्रश्न वो कौन सा प्रश्न है जो सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17वीं शताब्दी के बाद सीधे हम 19वीं शताब्दी में पहुंचेंगे और 19वीं शताब्दी में हम बात किसकी करेंगे, अभी मैंने आप लोग कुछ देर पहले बताया था विलियम जेम्स महोदय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विलियम जेम्स महोदय की बात करेंगे। इन्होंने कहा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद हम सीधे चलेंगे विलियम जेम्स महोदय के बाद आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा 20वीं शताब्दी में वाटसन महोदय का। किसका नाम पढ़ा होगा, वाटसन महोदय का। और वाटसन महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। मैं एक उदाहरण दूंगा अभी, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं हम लोग कुछ ना कुछ मन में सोच रहे होते हैं। हम सीधे सीधे ऐसे कहें, जब हम लोग बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं, हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं, हम किसी ऑटो में बैठे होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमारा ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर जाता है और हमारी वो बाइक चलती रहती है, हमारी वो साइकिल चलती रहती है और हम वो चिंतन किया करते हैं। हमारे मन, हमारे विचार, हमारे जिस प्रकार की भावनाएँ होती हैं वो सब हम लोग कहीं ना कहीं निकाल कर सोच कर चिंतन में ऐसे चले जाते हैं कि उस दौरान हमें कुछ याद नहीं रहता है। और मेरे सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि मेरी साइकिल चलती रहती है, मेरी बाइक चलती रहती है और मेरी वो जो सोच है वो वहीं बनी रहती है, लेकिन अचानक मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने पर वो अपने आप क्या हो जाती है, वहीं पर जाकर रुक जाती है। यही क्या है, यही हमारे सोच के द्वारा, हमारे चिंतन के द्वारा मनोविज्ञान को प्रदर्शित करती है, साइकोलॉजी को प्रदर्शित करती है, हमारी सोच को प्रदर्शित करती है। हम क्या कितना सोचते हैं, हम कब क्या कितना करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब है हमारी आत्मा की बात की जाए, हमारे मन मस्तिष्क की बात की जाए, हमारे चेतना की बात की जाए और हमारे व्यवहार में हम लोग तुरंत का तुरंत किसी भी व्यक्ति से नाराज होते हैं, तुरंत का तुरंत उसी व्यक्ति से बोलने के लिए पहुंच जाते हैं। ये सब किशोरावस्था के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं ये मान के चलता हूं मैं और आप इस समय जिस अवस्था में हैं तो प्रौढ़ावस्था में, लेकिन जो हमारी सोच है, हमारे विचार हैं अभी भी उसी किशोरावस्था वाले हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार से व्यवहार में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, अगर इन हम परिभाषाओं की बात करें और सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना बेटा। मनोविज्ञान लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनना और अपनी जो नोटबुक बना रहे होंगे आप लोग उसमें लिख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, फिर कह रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा जिससे मैं आगे क्लास आप लोगों की ले सकूं। मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया, तत्पश्चात चेतना का विज्ञान कहलाया और आज के समय में अपने आप को व्यवहार के रूप में सजोए हुए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहलाया, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया, तत्पश्चात चेतना का विज्ञान कहलाया और आज के समय में अपने आप को व्यवहार के रूप में सजोए हुए है। यह कथन किसका है, अर्थात इन चारों परिभाषाओं को मिलाकर एक परिभाषा की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की। अगर ऐसा प्रश्न पेपर में आता है
तो बेटा आप लोग आंसर लगा देना वुडवर्थ महोदय। क्लियर। सीधे सीधे दीप सर की एक बात याद रखना कि चारों परिभाषाओं का जहां संग्रह है, जहां मेल है, चारों परिभाषाएं मिलाकर एक परिभाषा किसी मनोवैज्ञानिक ने दी, वो वुडवर्थ महोदय ने दी। यही क्वेश्चन सुपर टेट की दृष्टि से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास के पोर्शन से बन जाता है। क्लियर। इतनी बात जानने के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं वो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मेरा डेमो क्लास लेने का सिर्फ एक रीज़न है यहाँ पर कि आप लोग जान सको कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। जैसे अरस्तु महोदय से एक प्रश्न अगर पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से, तो पेपर में अगर पूछा गया आप लोगों से कि आगमन व निगमन शिक्षण विधि किसने दी, आगमन व निगमन शिक्षण विधि किसने दी। आप लोगों को जब भी क्लास में अगर आप लोगों से हमारी मुलाकात कभी हुई होगी तो हमने आप लोगों को बताया होगा कि शिक्षण विधि और अधिगम विधि में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, क्लास में लगातार बने रहेंगे तो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो आगमन व निगमन शिक्षण विधि किसने दी, अरस्तु महोदय ने दी। और विलियम जेम्स महोदय से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से वो क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मेमोरीज एंड स्टोरीज बुक अगर किसी ने लिखी तो वो बुक लिखी है विलियम जेम्स महोदय ने, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर विलियम जेम्स से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी। फिर भी आप लोग आंसर क्या दोगे, ये भी बुक किसने लिखी, विलियम जेम्स महोदय ने। तीसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मैंने अभी जब यहाँ 19वीं शताब्दी की बात की थी और आपसे कहा था डीएलएड और बीएड के दौरान यहीं से पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, फिर भी आप आंसर क्या दोगे, विलियम जेम्स दोगे। आधुनिक मनोविज्ञान के बाद आप लोग प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है। इनके भी आंसर क्या होंगे, ये भी आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है विलियम जेम्स से कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, वो भी राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स महोदय। अर्थात एक छोटे से टॉपिक से कितने प्रश्न बन जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों से, इन्हीं टॉपिकों से ये प्रश्न उठकर पेपर में आ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे मेमोरीज एंड स्टोरीज बुक किसने लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी। क्लियर। अर्थात हम लोगों ने अरस्तु से पढ़ लिया, हम लोगों ने विलियम जेम्स से पढ़ लिया, बचे कौन, वाटसन महोदय। आइए वाटसन महोदय से पढ़ लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, व्यवहारवाद के जनक हैं, किसके जनक हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं। अगर कुछ चीज़ें समझ में लिखने में नहीं आ रही होंगी तो सुनिएगा, मैंने पहला प्रश्न बोला है यहाँ पर जो इससे बनने वाला है। मैंने कहा अगर पेपर में पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद की जनक कौन है, तब आप आंसर वाटसन महोदय देंगे। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहेवियरिज्म पुस्तक किसने लिखी, तब भी आप आंसर क्या देंगे, वाटसन महोदय देंगे। दो बातें क्लियर। इसके अलावा अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग कर कर भी वाटसन महोदय ने कहीं ना कहीं, आप लोगों ने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसकी भी व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो छोटे छोटे टॉपिकों से बड़े चीज़ें बन जाती हैं। और अक्सर मैंने कहा है कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हम पढ़ते बहुत सारा है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो पेपर में आ जाती हैं। तो याद रखना, अरस्तु से आगमन व निगमन शिक्षण विधि, विलियम जेम्स से मैंने ये पांचों चीज़ें बताई हैं, वाटसन महोदय से व्यवहारवाद के जनक और बिहेवियरिस्ट पुस्तक बताई। अर्थात एक छोटी सी परिभाषा, अर्थात एक छोटी सी वुडवर्थ की परिभाषा आप लोगों को इतने सारे प्रश्न दे देती है। और ये प्रश्न अगर आपको याद हो जाते हैं कुछ समय में, अर्थात आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं कुछ सेकंडों के लिए हटूंगा और आप क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है।
और इतनी देर आप लोगों के लिए बहुत है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं। प्रयोगशालाएं तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन आइए हम कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे जो आपको नहीं पता होगा, और कुछ आपको नया मिलेगा तभी आप मेरे साथ जुड़ेंगे। चलिए देखिएगा, हम बात करते हैं अगर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है विश्व के आधार पर, दूसरा पूछा जाता है आपसे भारत के आधार पर, और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है प्रदेश के आधार पर। क्योंकि प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश का टेट देंगे तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं, या उत्तर प्रदेश का हम सुपर टेट देंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर इसी से संबंधित हम मंडलीय स्तर की कुछ प्रयोगशालाएं पढ़ लेंगे। बस इतना पढ़ने पर हमारा 1 नंबर का पेपर तैयार हो सकता है। क्लियर? जैसे विश्व में हम पढ़ेंगे तो हम विश्व में सबसे पहले एक सन याद रखेंगे 1879 ईस्वी। ठीक है, 1879 ईस्वी में जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में आपके विलियम उंट महोदय के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम उंट महोदय के द्वारा विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 1879 याद रखना है, जर्मनी याद रखना है, विलियम उंट याद रखना है, और इन्होंने ही विश्व की पहली प्रयोगशाला खोली, और इन्हीं विलियम उंट महोदय को ही संरचनावाद का जनक कहते हैं। किसका कहते हैं? संरचनावाद का जनक कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रयोगशाला, इसलिए विश्व में प्रयोगशाला विलियम उंट महोदय ने खोली, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया था कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु महोदय हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स महोदय हैं, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट महोदय हैं। ध्यान से सुनते चलना, चीज़ों को लिखते चलना, सब कुछ क्लियर कर देंगे हम आपको। ठीक है, आइए हम भारत की बात करते हैं। तो भारत में 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में खोली गई। कहाँ खोली गई? कलकत्ता में खोली गई। कहाँ खोली गई बेटा? कलकत्ता में खोली गई। और पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा खोली गई, तो एन सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई। एन सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई। कहीं कहीं पर बेटा मेंशन मिलता है, इसको करेक्शन तो नहीं करना है, लेकिन अगर 1915-16 भी लिखा मिल जाएगा तो वो भी आपका सही ही होगा। ठीक है, अर्थात 1915-16 में कलकत्ता में एन सेन गुप्ता अर्थात नरेंद्रनाथ, कौन से? नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता के द्वारा भारत की पहली प्रयोगशाला खोली गई। फिर हम सीधे आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1947 इलाहाबाद याद रखेंगे। ठीक है ना, अर्थात 1947 में इलाहाबाद में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा खोली गई। कहां पर? आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा खोली गई। ठीक है, और एक बात बस याद रखना यहां पर, और चीजें जानने के लिए आप सभी लोग सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सर का एक नंबर आप तक पहुंच रहा होगा, आप उनसे क्लास के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। हाँ, क्या बता रहा था? 1947 इलाहाबाद आचार्य नरेंद्र देव समिति। हाँ, इसमें से इस आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा मंडलीय स्तर पर अगर कोई प्रयोगशाला पहली खोली गई, मंडलीय स्तर पर अगर पहली प्रयोगशाला कहीं बेटा खोली गई तो वो खोली गई आगरा शहर में। कहाँ? आगरा शहर का मतलब है आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में खोली गई, आगरा मंडल में खोली गई। और एक बात सिर्फ याद रखना, क्या याद रखेंगे?
जो ये आगरा शहर में खोली गई, ये 1975 ईस्वी में खोली गई, 1975 में खोली गई। जहां पर आप लोगों को एनसीएफ के बारे में अगर चर्चा होगी तो एनसीएफ का पहला संस्मरण भी 1975 ईस्वी में आया था, और चौथा संस्मरण जो इस समय हम लोग पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 का आया हुआ है। बीच में दो हैं एनसीएफ 1988 और 2000, आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर छोटी सी क्लास में जो भी आपसे 10 से 12-15 मिनट की जो भी आपकी क्लास हुई हो, इस क्लास में अगर आपको ये पता चल जाए कि एक छोटे से टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं जल्दी कुछ चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन जिनके लिए करता हूँ बहुत अच्छे से करता हूँ। सुमित सर के लिए अगर कर रहा हूँ तो अच्छे से करूँगा, और सुमित सर के साथ मिल के आप सबका अच्छा किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले चैनल के जस्ट थोड़ा सा आगे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, रेड रेड करके, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक ही नहीं करेंगे, उसमें बेल आइकन पे जाएंगे और सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे, जिससे इनकी क्लास कभी भी हो अच्छा, एक चीज़ सोचो, मैं बाल विकास पढ़ाता हूँ। मोटिवेट इंसान कब होता है? मोटिवेट इंसान जब होता है जब किसी का सहयोग मिलता है। मैंने क्लासें पढ़ाई और आपका सहयोग ही नहीं मिला तो मैं कैसे मेहनत करूंगा। लेकिन हाँ, मैंने क्लास पढ़ाई और आपने उस क्लास को खूब शेयर किया मेरी उम्मीद से ज़्यादा, फिर मुझे अंदर से थोड़ी सी खुशी होगी। तो मैं पहली क्लास क्या, जब तक पढ़ाता रहूँगा जब तक आप लोग शेयर करते रहोगे। इसका मतलब है सर के चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, सर की क्लासों को आगे बढ़ाने के लिए, सर को और ज़्यादा खुश करके क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है, अगर आपको समझ में आया है तो। और नहीं आया है तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर मैं नहीं कहता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आपने शेयर किया, सर के सब्सक्राइबर हैं जो भी, जल्द ही अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ मेरा आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं वादा करता हूँ, मैं जो वादा करता हूँ मेरे जानने वाले जानते हैं, मैं उसे कंप्लीट करता हूँ। अगर आपका, मैं पहली क्लास ले रहा हूँ, लखनऊ 2 से 3 दिन के लिए आता हूँ, और अगर आप लोगों ने सहयोग किया और नेक्स्ट वीक अगर मैं लगातार जब आऊँगा और मुझे लगेगा कि आप लोगों ने मेरे लिए मेहनत की है, सुमित सर के लिए मेहनत की है, तो मेरा वादा आप लोगों से है, मैं 2 से 3 दिन आप लोगों को यूट्यूब पर लाइव आकर पढ़ा दूंगा, टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा, ठीक है, जिससे आपका हित हो। आने वाली जो परीक्षा मई जून में होनी है उसका हित देखते हुए आप सबके लिए सब कुछ अच्छा करूंगा, क्योंकि आपकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी वजह से आप लोगों का फ़ायदा होता है, और आपकी सफलता से हमारी सफलता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। और आज के लिए बस इतना है, फिर हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। धन्यवाद।